हेलो फ्रेंड्स लोग, देखिए आज हम लोग यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग आईएएस प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर्स 28 ईयर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर 1995 से 2022 तक पेपर 1 सामान्य अध्ययन, पेपर 2 सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड परीक्षा को हम लोग देखने वाले हैं। जो पीवाईक्यू की पूछा हुआ है उसी को हम लोग क्या देखने वाले हैं, यूपीएससी का देखने वाले हैं। प्रीलिम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। तो देखिए, और एक आज कौन सा है टॉपिक का, तो आज है महाजनपद एवं पूर्व मौर्यकाल। पूर्व महाजनपद एवं क्या है, पूर्व मौर्यकाल महाजनपद एवं पूर्व मौर्यकाल है। तब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 19 से कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में कहा महाजनपद एवं पूर्व मौर्यकाल, मानी मौर्यकाल से पहले को पूर्व मौर्यकाल कहते हैं। तो महाजनपद प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन पीर्य, क्या चीज, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन पीर्य शब्द का द्योतक था। ये 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्राचीन यवन पीर्य उस घोतक शब्द किसका है, तो ऑप्शन ए में क्वेश्चन देता है। एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का है, कची घोतक की हाथी दांत का है यवन पीर्य की नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का है कि काली मिर्च का है। तो 4 ऑप्शन में दिया है यवन पीर्य शब्द किसका द्योतक है। तो यवन पीरियड शब्द किसका द्योतक है, यवन पीरियड शब्द ऑप्शन डी हो जाएगा, काली मिर्च का द्योतक है। तो उत्तर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहता है इसका व्याख्या दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन की प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन पीरियड शब्द काली मिर्च का द्योतक है। किसका द्योतक है, तो काली मिर्च का द्योतक यवन पीरियड शब्द काली मिर्च का द्योतक है। काली मिर्च का द्योतक है यवन पीरियड, काली मिर्च यवन पीरियड द्योतक है किसका, काली मिर्च का द्योतक है यवन पीरियड शब्द। फिर नेक्स्ट है यवन इंडो ग्रीक थे, क्या थे, तो यवन इंडो ग्रीक थे। यवन क्या थे, तो इंडो ग्रीक यवन थे जिनको काली मिर्च बहुत अधिक पसंद थी, इसीलिए काली मिर्च को यवन पीरियड नाम दिया। इंडो ग्रीक लोग थे, यवन इंडो ग्रीक लोग थे जिन्हें काली मिर्च बहुत पसंद था, तो इसीलिए उनका नाम धर दिया क्या चीज, यवन पीरियड। काली मिर्च का नाम से जाना जाता है काली मिर्च। अब आगे कहता है कि काली मिर्च के बदले रोम से बहुमूल्य धातु प्राप्त की जाती थी। रोम से क्या प्राप्त की जाती थी, तो बहुमूल्य धातु प्राप्त किया जाती थी। इस समय व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। इस समय व्यापार जो बिजनेस को बैलेंस कर रहा था वो किसके कंट्रोल में था, तो भारत के कंट्रोल में था। तो यवन पीरियड कुछ नहीं है, खाली मतलब इसका काली मिर्च के ही नाम को पुकारा जाता है। किसे, तो काली मिर्च के ही नाम से पुकारा जाता है यवन पीरियड काली मिर्च के नाम से ही पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारतीय में पाए जाने वाली 16 महाजनपद में से 4 दर्शाए गए क्रमशः ABCD द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं। टोटल महाजनपद कितना है, तो 16 महाजनपद हैं। उसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी दिया हुआ है। बताना है कि कौन कौन से ए में कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मत्स्य, चेदी, कौशल, अंग, सूरसेन, अवंती, वत्स, मगध। मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग, सूरसेन, चेदी, कौशल, मगध। मत्स्य, चेदी, कौशल, अंग। तो ऑप्शन सी इसका ऑप्शन। मत्स्य कहाँ है, तो राजस्थान में मत्स्य है। राजस्थान के मत्स्य के विराटनगर है, और अवंती के माहिष्मती, वत्स के कौशाम्बी, अंग के चंपा कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है, और अवंती मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसका कौन हो जाएगा आंसर,
ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ए में कौन हो जाएगा, तो ए में हो जाएगा, ए पर मत्स्य है, बी पर यहाँ कौन हो जाएगा, अवंती है, और सी में कौन हो जाएगा, वत्स हो जाएगा, और डी में अंग हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अब इसका व्याख्या है कि मानचित्र में क्रमशः ABCD और डी द्वारा अंकित महाजनपद मत्स्य अवंती वांग्स हैं। देखिए, मत्स्य महाजनपद के क्षेत्र जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास है। वत्स की राजधानी कहाँ है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य कहाँ पाया जाता है, तो भरतपुर राजस्थान में पाया जाता है, जयपुर, अलवर, भरतपुर क्षेत्र में। अवंती महाजनपद के क्षेत्र पर मालवा मध्य प्रदेश में। अवंती कहाँ है, मालवा मध्य प्रदेश में। अवंती महाजनपद का क्षेत्र मालवा मध्य प्रदेश में था। इसकी राजधानी उज्जैन थी। अवंती के उज्जैन हो जाएगा, मत्स्य के विराटनगर। मत्स्य का क्षेत्र मालवा मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी उज्जैन थी। वत्स महाजनपद क्षेत्र इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। यूपी में कौन है, तो वत्स हो जाएगा। वत्स की राजधानी कहाँ है, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगा। अंग महाजनपद क्षेत्र भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है। अंग 16 महाजनपद टोटल में है, जो 4 महाजनपद के हैं। तो मुंगेर बिहार में है कौन, तो अंग की राजधानी कहाँ है, तो चंपा के। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जो भरतपुर राजस्थान में पाया जाता है। अवंती महाजनपद क्षेत्र मालवा मध्य प्रदेश, जो इसकी राजधानी उज्जैन हो जाएगी। वत्स महाजनपद क्षेत्र इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अंग चंपा बिहार में स्थित है, मुंगेर भागलपुर में, इसकी राजधानी चंपा हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 21 का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। सर्वाधिक पावरफुल नगर राज्य कौन था 6ठी शताब्दी में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था, तो ऑप्शन ए में है गंधार, बी में है कंबोज, सी में काशी, डी में मगध। तो ऑप्शन कौन है, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य है से बहुत ही शक्तिशाली सर्वाधिक था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। उस समय में बहुत ही फेमस कौन था, तो मगध है ना, मगध बहुत ज़्यादा फेमस था, मगध साम्राज्य। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, से राइट हो जाएगा। कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन हो जाएगा, तो सबसे शक्तिशाली था मगध है। अब मगध हो गया, इसका मगध के बारे में, इसके बारे में कुछ चर्चा दिया हुआ है। मगध कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में कितना, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य मगध था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य मगध था। मगध के शक्तिशाली होने में उसके भौगोलिक स्थिति की अपनी विशेष महत्ता थी। उसको जियोग्राफिकल स्थिति था, पोजीशन था, उसका बहुत ही शक्तिशाली भूमिका थी। मगध में विस्तृत उपजाऊ मैदान था, प्राकृतिक सुरक्षा था, खनिज संसाधनों की प्राप्ति थी, नदियाँ थी, मार्ग थी, व्यापार एवं वन क्षेत्र, हाथियों की उपलब्धता आदि मगध के उत्कर्ष एवं शक्तिशाली होने का प्रमुख कारण थे। वन क्षेत्र एवं हाथियों की उपलब्धता थी। इसके साथ ही सुयोग्य एवं महत्वाकांक्षी राजाओं का नेतृत्व भी था, इसको शक्तिशाली बनाने में सहायक था। तो मगध को इतना विशाल शक्तिशाली होने के कारण पीछे, उसके पीछे क्या क्या कारण थे वो देखिए। काची था, तो उपजाऊ मिट्टी था, उपजाऊ मैदान था, फिर प्राकृतिक उस रूप से सुरक्षा मिल रहा था, खनिज संसाधन की प्राप्ति थी, नदियाँ मार्ग थी, व्यापार एवं वन क्षेत्र थे, गंगा नदी इसी तरह बहता है, सोन नदी, हाथियों का भी हाथी भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध था, बढ़िया उपजाऊ भी हो जाता था, नेचुरल प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा मिलता था, इसमें खनिज भी बहुत, मिनरल्स, ये सब मिनरल संसाधन की भी कमी नहीं रहता था मगध में। तो बहुत सारे उपलब्धियों के कारण मगध एक शक्तिशाली नगर के रूप में उभरा था। इसके साथ ही सुयोग्य महत्वाकांक्षी राजाओं का नेतृत्व भी इसको शक्तिशाली बनाने में सहायक था। यहाँ का राजा भी बहुत था महत्वपूर्ण। उस समय कौन था, तो बहुत सारे शासक हुए जो बहुत हुए। चंद्रगुप्त भी मगध का शासन किया था। चंद्रगुप्त, बिंबिसार हो गया, ये सब हर्यक वंश, ये सब टोटल कहाँ के था, तो मगध में ही था।
क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि ये कह रहे कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। 2000 में पूछा गया, 2000 के में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2000 में। कहता है कि ऑप्शन ए में क्या कहता है, ऑप्शन ए में ग्रीकों द्वारा सैनिक शासन किसने लाया था, तो आर्मी का शासन होता है वो ग्रीकों द्वारा लाया गया, सैकों द्वारा लाया गया, पार्थियानों द्वारा लाया गया, मुगलों द्वारा लाया गया। तो सैनिक शासन व्यवहार किसने लाया, तो सैनिक शासन व्यवहार लाया था ग्रीकों द्वारा। किसने लाया, ग्रीक ने जो था, ये इन लोग ही ने सैनिक शासन लाया था, ग्रीकों द्वारा लाया गया सैनिक शासन। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन ग्रीकों द्वारा व्यवहार में लाया गया। किसके द्वारा, तो ग्रीकों द्वारा लाया गया सैनिक शासन। किसने, तो ग्रीक द्वारा लाया गया। उसने काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान का शासन अपने सेनापति सेल्कस को सौंपा, जो उसने चंद्रगुप्त मौर्य से प्राप्त किया। कौन कौन, काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान का शासन अपने सेनापति सेल्कस को सौंपा। सिकंदर का सेनापति कौन था, तो सेल्कस निकेटर था, जो उसने चंद्रगुप्त मौर्य से प्राप्त किया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का से प्राप्त किया था कौन कौन, काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, जो सेल्कस को सौंप दिया, का शासन अपने सेनापति। और भारत में प्रथम बार सैनिक शासन ग्रीकों द्वारा व्यवहार में लाया गया था। किसके द्वारा, ग्रीक के द्वारा व्यवहार में लाया गया था। तो कौन हो जाएगा, भारत में सबसे पहले सैनिक शासन कौन लाया था, तो भारत में सबसे पहले सैनिक शासन लाया, तो भारत में सबसे प्रथम सैनिक शासन ग्रीकों द्वारा सैनिक शासन भारत में प्रथम बार लाया गया, ग्रीकों द्वारा लाया गया। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। मैंने सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था। नॉर्थ इंडिया में किसका शासक था, नंद वंश का शासक था, कि मौर्य वंश का शासक था, कि शुंग वंश का शासक था, कि कन्नौ वंश का शासक था। तो उस समय नंद वंश का शासक चल रहा था। जब सिकंदर हमला कर रहा था तो उस समय नंद वंश का शासक था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, और नंद वंश का शासक था सिकंदर के हमले के समय, नंद वंश का शासक हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद वंश का संस्थापक हो। दूसरा कौन था, तो धनानंद था, जो नंद वंश का संस्थापक था। उस समय जब धनानंद शासन कर रहा था तो उस समय सिकंदर कहाँ हमला कर रहा था, भारत पर हमला कर रहा था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्यान में कहते हैं कि सिकंदर के हमले के समय संपूर्ण उत्तर भारत पर नंद वंश के शासक धनानंद का शासक था। किसका शासक था, धनानंद का शासक हो जाएगा। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में हिंदुकुश पर्वत को पार कर भारत पर, कौन सा पर्वत था, हिंदुकुश पर्वत, जो हिंदुकुश पर्वत को पार कर भारत पर आक्रमण किया था। कितना में, 326 ईस्वी में सिकंदर आक्रमण किया था भारत पर, 326 ईसा पूर्व में। उसका प्रथम आक्रमण तक्षशिला के राजा आम्भिक के विरुद्ध था। तक्षशिला के राजा किसके विरुद्ध था, तो सबसे पहले आक्रमण आम्भिक के विरुद्ध था। तक्षशिला के राजा कौन था, तो आम्भिक था जो वृद्ध था, कि तक्षशिला के राजा आम्भिक ने इस सबसे पहले उसका प्रथम तक्षशिला के राजा कौन था, आम्भिक के विरुद्ध था। इस युद्ध में आम्भिक ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इस युद्ध में आम्भिक ने सिकंदर के समक्ष इसने आम्भिक युद्धों ने लड़ा था, सिर में सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया। तो 326 हिंदुकुश पर्वत को पार कर भारत पर आक्रमण किया, और उस समय तक्षशिला के राजा आम्भिक के विरुद्ध था, तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जबकि भारतीय भूभाग पर सिकंदर को अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध था। जबकि भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध था। पहले तो कौन था, तक्षशिला के राजा आम्भिक पर, उसके बाद कौन थे, विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थे। फिर नेक्स्ट है वीडियो क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है। समसामयिक के मतलब होता है कि समान रूप से उसी काल में एक साथ घटित हुआ उसे समसामयिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक तीनों में से समसामयिक नहीं है। ऑप्शन ए में बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजित। तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा, इसमें सी नहीं हो जाएगा, मिलिंद नहीं है। कौन नहीं है, मिलिंद नहीं है। बिंबिसार है, गौतम बुद्ध है, बिंबिसार है, गौतम बुद्ध है, प्रसेनजित है, जबकि मिलिंद नहीं है। तो ऑप्शन कैट आंसर हो जाएगा। व्याख्या करा मिलिंद बिंबिसार गौतम बुद्ध, मिलिंद बिंबिसार गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजित के समसामयिक नहीं थे। तो बिंबिसार गौतम एवं प्रसेनजित के समसामयिक नहीं कौन था, तो मिलिंद नहीं हो जाएगा। मिलिंद हिंद यावन वंश का सबसे प्रतापिक शासक था। हिंद यावन वंश का सबसे प्रतापिक शासक कौन था, तो मिलिंद था। मिलिंद जो था तो हिंद यावन वंश का सबसे प्रतापिक शासक मिलिंद था, जिसका शासनकाल 160 से 120 ईसा पूर्व था। जिसका 160 से 120 ईसा पूर्व था। किसका शासक, तो मिलिंद का, जो हिंद यावन वंश का सबसे प्रतापिक शासक था। इनका बौद्ध भिक्षुक नागसेन के साथ वाद विवाद हुआ करता था। किसके साथ, नागसेन का। बौद्ध भिक्षु कौन था, नागसेन बौद्ध भिक्षु था। इसी के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था। जो मिलिंद पन्हो के नाम से कृत संकलित है। मिलिंद के एक संकलित है पुस्तक, इसे पाची कहते हैं, मिलिंद पन्हो कहते हैं। इसकी राजधानी साकल स्थलकोट है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी मिलिंद पन्हो से नाम से कृत है। इसकी राजधानी साकल हो जाएगा, जो स्थलकोट इसको कहते हैं। शिक्षा एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो साकल स्थलकोट था। शिक्षा एवं व्यापार, एजुकेशन एंड बिजनेस का सबसे प्रसिद्ध कौन था, तो स्थलकोट था। कौन था, स्थलकोट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कहता है कि जबकि बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार किसका था, हर्यक वंश का संस्थापक। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था, जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। कितना, 544 ईसा पूर्व में, 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईस्वी में किनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ। 544 में तो बिंबिसार हर्यक वंश का शासक बना, जो गद्दी पर, मगध की गद्दी पर बैठा। जो सबसे बड़ा साम्राज्य उस समय कौन था, छठी ईसा पूर्व शताब्दी में कौन था, ईसा पूर्व में तो मगध ही सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। प्रसेनजित महाजनपद काल में कौशल का शासक था। प्रसेनजित कहाँ था, तो कौशल महाजनपद में शासक था। प्रसेनजित महाजनपद काल में कौशल का शासक था। इनकी बहन कोसला का विवाह बिंबिसार के साथ हुआ था। प्रसेनजित महाजनपद काल में कौशल का शासक था, इसकी बहन कोसला थी। प्रसेनजित की बहन कोसला थी, जब बिंबिसार के साथ शादी हुआ था। बिंबिसार की पत्नी कौन हो गई, तो कोसला हो गई, और प्रसेनजित की बहन कोसला। तो भारहूत स्तूप से बुद्ध मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख में प्रसेनजित एवं महात्मा बुद्ध की समकालीनता दर्शाई गई है। कौन स्तूप में, तो भारहूत स्तूप में बताया गया है कि बुद्ध मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख प्रसेनजित एवं महात्मा बुद्ध, उसी समय महात्मा बुद्ध का भी समकालीनता दर्शाई गई है। महावीर का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध भगवान, अच्छा महावीर का तो जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ है, जबकि बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ, और मृत्यु 483 ईस्वी में हो गया था। किनका मृत्यु, तो गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था। प्रसेनजित एवं महात्मा बुद्ध दोनों समकालीन मिलते हैं कि कौन से स्तूप में, तो भारहूत स्तूप में। भारहूत स्तूप के अनुसार प्रसेनजित एवं महात्मा बुद्ध को क्या चीज मिलता है, तो समकालीनता मिलते हैं। 544 ईसा में गद्दी पर बैठा बिंबिसार, 563 ईस्वी में बुद्ध का जन्म हुआ था।
समकालीनता महात्मा बुद्ध, मिलिंद बिंबिसार गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजीत के समसामयिक नहीं था। प्रसेनजीत की बहन का नाम क्या था? तो कोसला नाम था, और बिंबिसार के साथ शादी हुआ था, कोसला का हुआ था शादी। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? मिलिंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों का समसामयिक नहीं है? तो मिलिंद समसामयिक नहीं है। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, ये सब क्या था? तो ये सब एक साथ था, लेकिन मिलिंद नहीं था। मिलिंद का एक जो पुस्तक का नाम कृति है, उसका मिलिंद पन्हो नाम है, 160 है। और मिलिंद क्या थे? हिंद यावन वंश का सबसे प्रतापिक शासक था, हिंद यावन वंश का। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में यहाँ तक देखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अरे